गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आज हम अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, नाम है फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। अब जैसे ही मैं फाइनल अकाउंट बोलूंगा तो शायद कुछ 4th सेमेस्टर के बच्चे चिढ़ जाते हैं, सर फाइनल अकाउंट, हर साल फाइनल अकाउंट पीछा ही नहीं छोड़ रहा। सेमेस्टर 11 से लेकर जो अभी तक के हमने सेमेस्टर 4 पढ़ा, तो हर साल हमने फाइनल अकाउंट फाइनल अकाउंट फाइनल अकाउंट, वही ट्रेडिंग, वही प्रॉफिट एंड लॉस, वही अप्रोप्रिएशन, वही बैलेंस शीट। तो अगर आपका ये सोच है तो आज ये सेमेस्टर में आपकी सोच बदलने वाली है, क्योंकि आज मैं कोई आपको वो ऑर्डिनरी फाइनल अकाउंट सॉल्व नहीं करा रहा हूं। आज मैं आपको एक नया यूनिक तरीके से फाइनल अकाउंट सॉल्व करवाऊंगा, यानी आज तो नहीं होगा, आज से डिस्कस करेंगे, मे भी हो सकता है आज का सेशन में। लेकिन आज हम लोग जो फाइनल अकाउंट शुरू करने वाले हैं वो है बैंकिंग कंपनी का। अब सर ये ऑर्डिनरी और बैंकिंग कंपनी में क्या अंतर है? एक सेकेंड। तो ये बार तुम लोग वो ऑर्डिनरी ट्रेडिंग पीएनएल वाला फॉर्मेट नहीं पढ़ने वाले हो। पूछो क्यों? क्योंकि अभी तक के मैंने आपको बिजनेस के फाइनल अकाउंट करवाया। अब कोई पूछेगा सर बिजनेस बोलते बैंकिंग क्या कोई और एक्टिविटी क्या? बिजनेस ही तो है, एड्स टू ट्रेड। फर्क है। क्या फर्क है? अभी तक आपने जितने भी दुकानों की एक्टिविटी की वो दुकान गुड्स से डील करते थे, लेकिन बैंकिंग जो है नाम आता ही क्या याद आता है? इट्स एड्स टू ट्रेड, इट इज डील विद सर्विसेज। सो ट्रेडिंग बना के करूंगे क्या? अब ट्रेडिंग के अंदर क्या जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम। अब डायरेक्ट एक्सपेंस की परिभाषा क्या है? जो एक्सपेंस गुड्स पे लगता है परचेस के दौरान और बनाने के दौरान। यहाँ गुड्स ही नहीं है तो क्या करोगे ट्रेडिंग को? इसलिए ये सेमेस्टर तुम लोग कोई ऑर्डिनरी वो जो 11 से फाइनल अकाउंट कर रहे हो वो नहीं कर रहे हो। इस बार तुम लोग फाइनल अकाउंट जो करोगे वो लॉफुल वाला करोगे, वो भी किसके लॉ वाला? आरबीआई के अकॉर्डेंस। अच्छा ऐसे क्यों? सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज बैंकिंग कंपनी एंड फिर उसका फाइनल अकाउंट क्या काम करता है, कैसे प्रिपेयर करता है, स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करेंगे। अब बता दे रहा हूं मैं आपको, ये वाला क्लास के बाद भेजूंगा, देखो मैं ये देख, तो ये वाला फाइनल अकाउंट जो है आपको बता दूं मैं, यहां पे आप सबसे लेंदी वाला प्रोसेस है। पूछो क्यों? आपने अभी तक जितने भी फाइनल अकाउंट किए उसके अंदर आपने 3 या 4 पेजेस में सल्टा दिया, यहां पे 8 पेज आता है। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे शेड्यूल वाइज आइटम को एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग होगी और फिर उसके फाइनल अकाउंट को हम अपीयर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अभी शेड्यूल वाइज क्या है सर? तो आज यहाँ से जाओगे सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको लास्ट तक के कंसंट्रेशन यही करना पड़ेगा। शुरू करें। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज, पहला वो है फाइनल व्हाट इज बैंकिंग कंपनी। देखिए कंपनी क्या है? कंपनी का मतलब क्या होता है? हमारा जो देखो फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी अगर सीखना है तो पहले अपने को दुकान, देखो फाइनल अकाउंट क्या है? इट्स द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, राइट? अब कोई भी अकाउंटिंग सीखनी है तो पहले दुकान के नेचर को समझना पड़ेगा ना, बिकॉज अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो पहले दुकान को समझो तो उसका अकाउंट अपने आप समझ जाएगा और पर्पस मेन सर्व हो जाएगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। बराबर कि नहीं? तो सबसे पहले हमको फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी पढ़ने के पहले व्हाट इज बैंकिंग कंपनी वो समझना पड़ेगा। सॉरी, अब बैंकिंग क्या है? बैंकिंग कोई दुकान नहीं है, इट्स एक्टिविटी, क्योंकि बिजनेस एक एक्टिविटी है और बिजनेस 2 एक्टिविटी परफॉर्म होती है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। और कॉमर्स के 2 पार्ट है, ट्रेड और एड्स टू, और वो एड्स टू ट्रेड में एक एड्स टू ट्रेड आता है बैंकिंग। मैंने आपको 11 पढ़ाया था याद करो। तो बैंकिंग कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बैंकिंग एक एक्टिविटी है। कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी एक। अब सर ऑर्डिनरी जो कंपनी होती है और बैंकिंग कंपनी में फर्क क्या है सर? देखो जब भी आप कोई दुकान इंडियन कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर करते हो तो उसको आप जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हो, राइट? बट बैंकिंग कंपनी आपको बता दूं मैं, इंडियन कंपनी एक्ट के मुताबिक नहीं चलती है। सर बोलना क्या चाहते हो? तो चलती है लेकिन उसके मुताबिक ही नहीं चलती है। यानी आप अगर कंपनी बनाकर बैंकिंग एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहो और आप अगर ये एक्सपेक्ट करो कि मैं सारी एक्टिविटी सिर्फ किसके मुताबिक करूं? एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट के मुताबिक करूं, तो पॉसिबल नहीं है। पूछो क्यों?
क्योंकि इंडिया के अंदर जो बैंकिंग एक्टिविटी है वो रेगुलेट करती है आरबीआई। बैंकिंग के अंदर क्या होता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट ग्रांटिंग लोन्स। बैंक के दो फंक्शन होते हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। एक प्राइमरी फंक्शन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ग्रांटिंग लोन्स होते हैं, फिर सेकेंडरी फंक्शन में एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन। ये सब तुमने 11 12 से पढ़ा हुआ है। वो थ्योरेटिकल पार्ट आज आपको अकाउंटिंग पार्ट में काम में आएगा, क्योंकि बैंकिंग अगर नहीं समझा तो अकाउंटिंग नहीं आएगा उसका। बट बैंकिंग कंपनी किसे कहेंगे, कंक्लूड करता हूं, सुन लीजिए। जब भी आप कोई दुकान को इंडियन कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर करोगे तो आपकी दुकान कंपनी बन जाएगी, लेकिन कंपनी बनने के बाद आपको रिलेवेंट एक्ट को छोड़ना नहीं है। रिलेवेंट लेकिन क्या, अब कंपनी बनने के बाद आरओसी आपसे पूछेगा कि भैया आप कंपनी, आपने दुकान को बड़ा तो कर दिया, बड़ी स्केल तो कर दी, लेकिन आप एक्टिविटी कौन सा करोगे, इंडस्ट्री करोगे, ट्रेड करोगे, या एड्स टू ट्रेड में से कोई एक्टिविटी करोगे। और अगर आपने बोल दिया कि मैं कंपनी खोल के बैंकिंग करूंगा, क्या करूंगा, बैंकिंग करूंगा, तो तब आपको आरओसी बोलेगा, रजिस्टर बनूंगा, ठीक है तो हमारा एक तो आज के बाद लागू करनी है, लेकिन इंडिया में अगर देखो बैंकिंग करनी है तो इसके लिए आरबीआई बनाई गई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसका भी एक एक्ट है जो बैंकर्स बैंक है आरबीआई, जो रेगुलेट करती है पूरे इंडिया को। यानी इंडिया के अंदर बैंकिंग एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो आपको आरबीआई का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। और वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए पहले उसके एक्ट के अंदर रजिस्टर होना पड़ेगा ना। तो जब आप उसके अंदर रजिस्टर होते हो तब जाके आप बैंकिंग करके कंपनी बनाकर पूरे वर्ल्ड वाइड खेल सकते हो। अब सर मैं दो एक्ट में काय को जाऊं, मैं डायरेक्ट बैंकिंग आरबीआई एक्ट क्यों करूं ना, चलेगा, लेकिन आप फिर स्मॉल स्केल में करोगे। यानी अगर आपको वर्ल्ड वाइड खेलना है, जैसे आज आप देखो मल्टीनेशनल बैंक्स हैं कुछ, कौन सी बैंक है मल्टीनेशनल बैंक्स, एक ऑर्डिनरी बैंक और मल्टीनेशनल बैंक में फर्क क्या है, सुनो। ऑर्डिनरी बैंक आपके एक नेशनल लेवल पे खेल सकती है बस वो, लेकिन आपको इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है तो बैंक बन के आपको कंपनी बननी पड़ेगी। तो कंपनी, क्योंकि कंपनी बहुत लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, तो आपको वर्ल्ड वाइड खेलना है तो आपको बैंकिंग कंपनी ही बन के करना पड़ेगा। यानी बैंकिंग जो है वो कंपनी बन के ही करना पड़ेगा, तब आप लार्ज स्केल में खेल पाओगे। और इंडिया के अंदर आप कंपनी बन के अगर बैंकिंग एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहोगे तो आपको आरबीआई का एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। अब जब दुकान ही आरबीआई एक्ट के मुताबिक चल रही है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक, तो ऑब्वियसली हमारा फाइनल अकाउंट भी किसके मुताबिक होगा, आरबीआई एक्ट के मुताबिक। यानी इन शॉर्ट आपको बता दूं, बैंक इंडिया के अंदर सारी बैंकों को रजिस्टर करना पड़ता है इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। वो 1949 के अंदर अगर आपने एक बार दाखिला कर दिया कि आप अपनी बैंकिंग एक्टिविटी उसके प्रोविजन से ही करोगे, चाहे वो प्राइमरी एक्टिविटी हो या सेकेंडरी फंक्शन क्यों ना हो। अब जब दुकान ही आरबीआई एक्ट के मुताबिक चल रही है, बैंकिंग रेगुलेशन के मुताबिक, तो उसका फाइनल अकाउंट भी उसी के नमूने से बनेगा। तो यहाँ पे जो आप फाइनल अकाउंट बनाओगे, आप अगर वो सोच रहे होंगे कि वैसा बनेगा, तो वैसा नहीं बनेगा, ये शेड्यूल वाइज बनता है यहाँ पे। क्योंकि ये दुकान गुड्स से डील नहीं करती है, सर्विस से करती है, तो यहाँ पे ट्रेडिंग बना के करोगे भी क्या। तो आपको बता दूं यहाँ पे दो ही कराने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन देखो ये फाइनल अकाउंट बनता तो 2 पेजेस में है, 2 या 2.5 पेजेस में, लेकिन उसके पीछे जो वर्किंग करनी पड़ती है पहले शेड्यूल बनाकर, वो कम से कम 8-8 पेज जाएंगे। शुरुआती एग्जाम्पल्स जो रहेंगे वो 2-3 पेजेस में हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, लेवल बढ़ेगी, फुल प्लेस सॉल्व करोगे, फुल प्लेस, तो आपको बता दूं मैं, आपको 8-8 पेज तक जाएगा। अब फुल प्लेस के आने के चांसेस ज्यादा नहीं होते, पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पे मार्क वेटेज नहीं होता। अब 8 मार्क के लिए तुमको 8 पेज अगर बनाते बैठोगे तो पेपर वाले को भी समझता है ये बात, तो वो क्या करेगा, वो इंडिविजुअल अकाउंट देगा। अब सर बोलना क्या चाहते हो, मतलब क्या, इंडिविजुअल का अकाउंट का मतलब होता है कि वो आपको टोटल नहीं पूछेगा, वो बोलेगा आपको कि सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, या आपको सिर्फ डाटा गिवन देके बोलेगा बैलेंस शीट बनाओ, बस 2 ही चीज बनाएगा। दोनों एक साथ देगा नहीं, दोनों एक साथ आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन मैं आपको प्रिपेयर करा दूंगा, क्योंकि वर्स से वर्स अगर पेपर भी आया, हार्ड से हार्ड वाला भी, तो आपको उस टाइम पे सिचुएशन संभालने आने को होना। और एक और बात सुन लीजिए, ये फाइनल अकाउंट आ गया तो इंश्योरेंस कंपनी का फाइनल अकाउंट कॉम्प्लीमेंट्री में आता, क्योंकि दोनों का शेड्यूल वाइज ही बनता है। सिर्फ फर्क इतना है कि बैंकिंग कंपनी जो फाइनल अकाउंट बनाती है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के मुताबिक बनाती है, और इंश्योरेंस का अपना एक्ट है, इंश्योरेंस का अपना एक्ट है, आपने ऑडिट में देख लिया होगा, दोनों स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस में आते हैं।
क्योंकि वो अपना पहले एक्ट बना के आए फिर एग्जिस्टेंस में आए। आरबीआई भी क्या किया, आरबीआई ने पहले अपना एक्ट बनाया फिर उसके अंदर एग्जिस्ट रजिस्टर होकर एग्जिस्टेंस में आई ना आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझा आपको क्लियर? और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है? सेंट्रल बैंक। अपेक्स बैंक, बैंकर्स बैंक, जो सारे बैंकों को रेगुलेट करती है, और रेगुलेट करने के लिए उसने अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया, बोलो कौन सा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। और ये इंस्ट्रूमेंट क्या काम करता है? इंडिया के बैंक्स को सारा बाउंड करता है कि हम जो बोलेंगे आपको बैंकिंग एक्टिविटी उसी के मुताबिक प्रिपेयर करना पड़ेगा। गॉट इट? तो कंसेप्ट समझ में आया यहाँ पे? अब कैसे बनते हैं शेड्यूल उसका मैं आपको पूरा डिस्कस करता हूं आज, और फिर आज एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, ओनली छोटा वाला पीएनएल अकाउंट। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे लेवल आपकी बढ़ेगी। तो आपको गिवन डाटा से पहले आपको शेड्यूल बनाने हैं, और मैं आपको बता दूं आपको टोटल शेड्यूल कितने बनाने हैं भाई। तो आपको टोटल शेड्यूल बनाने हैं 16, और एक शेड्यूल अगर आधे आधे पेज का बनेगा एवरेज, तो 16 शेड्यूल बनाने के बाद फाइनल अकाउंट बनाओगे आप। यानी पहले 16 शेड्यूल में अलग अलग एक्सपेंस इनकम आइटम डालोगे, एसेट लायबिलिटीज, और फिर वो 16 शेड्यूल की टोटल करके आपको 2 पेजेस के अंदर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। यानी इन शॉर्ट दिखने में 2 ही पेज दिख रहा, लेकिन उसके पहले शेड्यूल बनाएंगे, वो तो खाएगा ना टाइम। हाँ, शेड्यूल यानी यहाँ पे जैसे आपने कोऑपरेटिव का फॉर्मेट किया क्या? कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी में आपने एसेट्स और लायबिलिटीज के हेड दिए थे ना, लेकिन वो एक ही बैलेंस शीट में थे। यहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटीज की क्राइटेरिया है हर की, यहाँ पे एक्सपेंसेस की क्राइटेरिया है, इनकम्स की क्राइटेरिया है। वो इनकम्स अलग अलग शेड्यूल में, अलग अलग एक्सपेंस अलग अलग शेड्यूल में डालना पड़ता है। वो कौन सा एक्सपेंस कहाँ जाएगा वो आपको सिखाना है। अब सर हटाओगे? नहीं, टेक्निकली समझाऊंगा। दिमाग में कैसे रखना है मैं आपको, वही 2 दिन हमको लगेंगे समझाने में एक्चुअली। लेकिन एक बार मेरे बेसिक क्लियर हो गया आपका, फिर गाड़ी पटरी पे आ गई कि रफ्तार भागती फिर गाड़ी। ठीक है, शुरू करें? चलिए, अब सबसे पहले बात बताओ, यहाँ पे मैं डाटा कुछ लिख के दे रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे शेड्यूल नंबर 1 to 12, ये नंबर को भी बिगाड़ना नहीं है। शेड्यूल नंबर 1 to 12 ये बनेंगे बैलेंस शीट के शेड्यूल। अब सर अभी तक तो आपने पीएनएल पहले सिखाया था, बनाएंगे हम भी पीएनएल पहले ही, लेकिन क्या करें अभी उसने इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने ऐसा नंबर दिया है तो हम कुछ नहीं करते ना। यानी 12 शेड्यूल सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज को दिए गए हैं। यानी एसेट और लायबिलिटीज बैंकों के पास, जो भी इंडिया के अंदर बैंक चल रहे ना, बैंक चल रहे ना, एसबीआई, एक्सिस बैंक, ये चल रही ना बैंक के, इनके पास जो भी एसेट लायबिलिटीज है वो 12 क्राइटेरिया में डिवाइड की हुई है, और हर एक क्राइटेरिया के लिए क्या बनाया गया है? शेड्यूल। सर प्रोफार्मा कैसे दिखता है बताऊंगा, एट द एंड ऑफ द सेशन सब दिखाऊंगा आपको। क्लियर? फिर उसके बाद शेड्यूल नंबर CHE, अब इसको कोई स्केड्यूल भी बोलता है, यहाँ अपना अपना एक्सेंट है भाई। 13 से लेकर 16 तक के ये बनता है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। और मैं आपको बता दूं यहां पे, एक मिनट, कहां थे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो उसके लिए शेड्यूल 13 नंबर से 16 बनता है। 4 आपको शेड्यूल बनेंगे पीएनएल के लिए, और 12 शेड्यूल बनेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए। और मैं आपको हाँ एक और बात बताना चाह रहा था आपको, बीच में इंटरप्ट हो गया। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट नहीं आता, ये स्टेटमेंट टाइप बनता है। हाँ, यानी एकदम नीचे करते जाओ, पहले एसेट लिखेंगे फिर नीचे लायबिलिटीज, ऐसा। यानी हाँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट था ना, वैसे स्टेटमेंट वाइज बनता है यहाँ पे, पीएनएल अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी। यानी यहाँ पे आपको एसेट लायबिलिटीज 2 अलग अलग साइड थी, नहीं ऐसा नहीं आएगा। यानी ये फॉर्मेट अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि हम किसका फॉर्मेट यूज कर रहे हैं? एज पर दी प्रोविजन कहाँ गिवन है? इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब वो कैसे परफॉर्मा बनता है, आज मैं केवल आपको पीएनएल अकाउंट के 4 शेड्यूल डिस्कस करूंगा, क्योंकि आज मैं केवल आपको सिर्फ वो बनवाऊंगा। जिस दिन बैलेंस शीट की बनाने की नौबत आएंगी, हाँ मुझे लगेगा कि ये एरिया हम कवर कर चुके हैं, फिर मैं आपको
बैलेंस शीट के 12 शेड्यूल एक दिन में डिस्कस करूंगा और फिर एग्जाम्पल हम उसके भी करेंगे और फिर फुल प्लेस करेंगे, यानी एक एरिया कवर करेंगे। पहले एरिया कवर करेंगे P&L अकाउंट और फिर बैलेंस शीट और फिर दोनों वाले 1-2 एग्जाम्पल ही रहेंगे, क्योंकि उसके चांसेस आज तक आए ही नहीं, कभी बहुत कम पूछते हैं 8 मार्क के। इसमें वो 8 मार्क में क्या पूछ सकता है, बैलेंस शीट पूछेगा 8 मार्क के लिए, और 4 मार्क में वो P&L अकाउंट पूछ सकता है, क्योंकि उसको भी समझता है पेपर वाले को कि इतने हेड्स देकर मुझे इसको सिर्फ 16 मार्क में अटका के थोड़ा बैठना है। अरे भाई देखो 4 मार्क के MCQ आते हैं, बाकी 4 मार्क का एक शॉर्ट आंसर आएगा, एक लॉन्ग सॉल्यूशन आएगा, बराबर कि नहीं। तो उतना टाइम मतलब पढ़ना चाहिए ना, उसको भी समझता है पेपर वालों को कि इसको एक टॉपिक परफॉर्म करना है, 5 टॉपिक है तुमको, ठीक है। शुरू करें, चलिए। तो अभी इसका शेड्यूल कैसे बनता है, प्रोफार्मा देख लेते हैं एक बार। पहले शेड्यूल नंबर 13 से 16 तक डिस्कस करता हूँ कौन से आइटम जाते हैं, और दिमाग में कैसे रखना है टेक्निक सीखना। हाँ, अब अगर मैं बैंक की बात करूं, बैंक की कोई भी बैंक की बात करूं, ओके। अब बताओ, हाँ, अब बैंक की अगर बात करूं मैं, तो बैंक की सबसे मेजर इनकम कौन सी है, चलो बताओ। यस, इंटरेस्ट, पक्का मानते हो? बैंक की सबसे मेजर इनकम कौन सी है, इंटरेस्ट। और सबसे मेजर एक्सपेंस भी कौन सा है, क्योंकि सबसे लंबे पैमाने पर बैंक ब्याज बांटती है, और सबसे लंबे पैमाने पर इनकम जो आती है, मेन इनकम, वो इंटरेस्ट ही रहती है, बराबर है कि नहीं। तो अब इसके लिए 2 अलग से शेड्यूल है, इंटरेस्ट रिसीव एंड इंटरेस्ट अर्न, और उसमें कहां से बैंकों को इंटरेस्ट आ रहा है देखो, और कहां का बैंक इंटरेस्ट दे रही है, कौन सी अमाउंट पे इंटरेस्ट दे रही है, वो अपन ये शेड्यूल में प्रोफार्मा के थ्रू सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो प्रोफार्मा डिस्क्लोज कर रहा हूं, ध्यान देंगे सभी लोग। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, थोड़ा थ्योरी पार्ट में एक बार पढ़ के वहां से निपट रहा हूं। द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, यानी एक्चुअली बैंकिंग कंपनीज एक्ट नहीं है, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। ये देखो बीच में लिखा हुआ है मैंने, 1949 में आरबीआई के अंडर में पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ था। वो एक्ट का मेन मिशन क्या था कि इंडिया के बैंक्स को अपने कंट्रोल में करना। पूछो क्यों? क्योंकि रीजन इसका ये है क्योंकि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और फाइनेंस अगर मिसयूज हुआ, क्या हुआ, तो वो हमको कहीं बहुत नीचे लेके डूबता है। इसलिए कंट्रीज के गवर्नमेंट जो होते हैं सारे बैंकों को अपने अकॉर्डेंस चलाते हैं, पॉलिसी के अकॉर्डेंस, ताकि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बैलेंस हो। कई रीजन है उसके, तो रेपो रेट से क्या होता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बैलेंस होता है ना वो, तो ऐसे कहीं से रीजन है। इसके लिए कंट्रोल करना जरूरी था, इसलिए कंट्रोलेशन के लिए उन्होंने एक्ट ला लिया, ठीक है। हाँ, डिफाइंस अ बैंकिंग कंपनी एज अ कंपनी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। जो भी कंपनी बन के आप बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि बैंकिंग क्या है, एक बिजनेस की एक्टिविटी। अरे बिजनेस के 2 टाइप है, पढ़ाया था ना आपको मैंने, इंडस्ट्री और कॉमर्स। फिर कॉमर्स 2 टाइप में होता है, ट्रेड और H2, और H2 ट्रेड में एक H2 ट्रेड होती है बैंकिंग। तो वो बता रहा है जो कंपनी बन के इंगेज होंगी बिजनेस ऑफ बैंकिंग करने के लिए, यानी बैंकिंग करने के लिए, तो उस कंपनी को अपन बैंकिंग कंपनी बोलेंगे। दिस डेफिनेशन हाउएवर डज नॉट थ्रो एनी लाइट ऑन द रियल नेचर ऑफ बैंकिंग कंपनी, which means and include accepting deposit of money from general public and use this deposit to grant loans and advances। क्या आता है, लोन्स लॉन्ग टर्म होता है, एडवांस शॉर्ट टर्म लोन होता है। मालूम ना आपको, मैंने लोन से एडवांस का डिफरेंस समझाया हुआ है आपको, 12th में याद होगा अगर तो। टू नीडी पीपल, दे आर टू बी रिटर्न ऑन द डिमांड बाय डिपॉजिटर्स। ये बैंकिंग, ये डेफिनेशन हमने कहाँ पढ़ी, याद है आपको? हमने 12th में पढ़ी है, जब मैंने आपको बिजनेस सर्विस सिखाया था। आपकी फर्स्ट यूनिट था बिजनेस सर्विस OCM के अंदर। तो हमने कहा था कि बैंक एक्सेप्ट करती है ये पर्पस के लिए ताकि वो ग्रांट कर पाए लोन एंड एडवांस, और जब वो डिपॉजिटर को वापस चाहिए ऑन डिमांड वो उसको वापस कर पाए। ऐसी इंस्टीट्यूशन को हम बैंक बोलते हैं, और ये सब एक्टिविटी को हम बैंकिंग बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का देखते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज देखते हैं। एवरी बैंकिंग कंपनी इन इंडिया इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो ट्रेडिंग अकाउंट क्यों नहीं बनाती, समझ में आया आपको? क्योंकि उसको नीड ही नहीं है, क्योंकि गुड्स डील नहीं कर रहे, वो सर्विस डील कर रही है, इसलिए। इन प्रोफार्मा बी कहाँ आ रहा है? बी प्रिस्क्राइब अंडर द बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 1949। दिस इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय शेड्यूल नंबर 13 to 16। अब शेड्यूल नंबर 13 में कौन सा है, 2 16 कौन से हैं देखते हैं। 2 इनकम के लिए दिए और 2 एक्सपेंस के लिए दिए हैं। ऐसे 4 शेड्यूल का बनेगा, क्या बोलो? प्रोफार्मा। चलो देख लेते हैं कौन से शेड्यूल में कौन सा आइटम जाता है और क्यों जाता है। क्यों का रीजन आपको आज ही मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। समझना नहीं आया तो अभी पूछना है, हाँ जो भी। सॉरी, हाँ चलिए, यस। अब शेड्यूल नंबर 13 जो है वो नाम है इंटरेस्ट अर्न, यानी ये इनकम वाला पॉइंट है। क्या ये? बैंक के पास सबसे मेजर इनकम है ब्याज। अरे बैंक करोड़ों रुपए डिपॉजिट करती रोज के, अरबों रुपए, और रोज के अरबों रुपए लोन में चढ़ाती, तो अरबों रुपए का ब्याज कितना आता है सोच रहे हो तुम लोग? और बैंक के पास इंटरेस्ट कहाँ से आता है, कौन सी अमाउंट पे आता है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, तो उसमें क्या क्या आएगा देखते हैं। अब यहाँ पे 2 कॉलम, देखो कॉलम कैसे बनेगा। यहाँ सीरियल नंबर आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, ये पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे ईयर एंडेड देना है। कौन सा ईयर एंडेड? जो आपको अकाउंटिंग, आपका ईयर एंडेड कब है आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वो। और यहाँ पे 2 कॉलम बनाए तो नहीं जाते, प्रोफार्मा बेस बनता है। यानी सर समझा नहीं क्या बोल रहे हैं सारे आप। ये देखो, ये प्रीवियस ईयर का डाटा यहाँ जाता है, और कुछ प्रीवियस ईयर की इनकम करंट ईयर में मिलती है ना, तो हम यहाँ लिखते हैं वो, और करंट ईयर की इनकम यहाँ लिखते हैं हम। एक्चुअली अभी तक जितने भी मैंने साल में पेपर एग्जाम्पल्स देखे, कभी प्रीवियस ईयर का डाटा आया ही नहीं। तो जब आया ही नहीं तो नो नीड टू प्रिपेयर, नो नीड टू, ओनली करंट ईयर का डाटा आएगा। ओके क्लियर? तो फिलहाल शुरुआती दिनों में मैं भी एग्जाम्पल में प्रीवियस ईयर का डाटा कुछ दूंगा नहीं, ये सिर्फ प्रोफार्मा तक सीमित है। समझा के क्लियर? सबको समझ आ रहा है अच्छे से? कोई डाउट नहीं है? हाँ चलिए, तो पहले हम कौन कौन से इनकम इंटरेस्ट के थ्रू बैंकों के पास आ रहे हैं और कहाँ से ब्याज मिल रहा है बैंकों को, वो देखते हैं। पहला, इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंट ऑन बिल। अब इंटरेस्ट या ऑब्लिक करो, ये ऑब्लिक है, डिस्काउंट ऑन बिल। अब याद करो डिस्काउंट ऑन बिल क्या होता है, सुनो। 12th में आपने बिल क्वेश्चन किया है। ड्रावर को जब पैसों की जरूरत होती है और बिल की ड्यू डेट आना बाकी होती है, तो ड्रावर कहाँ भागता है? बैंक के पास भागता है। क्या करता है वो बैंक के पास जाके? वो बिल बैंक को डिस्काउंट करता है, ट्रू डिस्काउंट। इन शॉर्ट एक प्रकार से ये इंटरेस्ट ही तो है। अरे याद करो, जैसे एग्जाम्पल, अभी मैं बैंक वाला हूँ, चिराग आया मेरे पास और चिराग बोलता कि मेरे पास जय का बिल है, 2 महीने बाद है, 50,000 का बिल है। तो वो बोलता कि बैंक आप ये बिल रख लो, मेरे को पैसे दे दो, 2 महीने बाद मेरे ड्रॉई से पैसे ले लेना। तो मैं बोलता हूँ मैं क्या को बीच में हूँ भाई, हमारा क्या काम है, और आएंगे तो कमा के जाएंगे, बराबर की नहीं? तो फिर क्या बोला, मैंने बोला ठीक है चिराग काम कर, 50 का बिल है ना, बिल कितना है? 50,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज। एक काम करो 48,000 में टंका तोड़ते, बोल। मैंने 48,000 दूंगा मैं, और भूल जा मैं खुद लूंगा 50 से, तो 2,000 रुपए जो मेरे को पैसे मिले उसको बोलेंगे डिस्काउंट या इंटरेस्ट ऑन एडवांस बिल या बिल। समझा आपको क्लियर? ये देखो एडवांस और बिल को ऑब्लिक किया है हमने, ऑब्लिगेट। प्रोफार्मा आपके पास सभी के पास अवेलेबल है। अब इसमें से ये इनर के इनर लेना और इसमें से रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट माइनस करना। पहले बताओ ये डिस्काउंट ऑन बिल क्या हुआ, समझा? ये फिलहाल मैं इंटरेस्ट नाम हटा दूं, इट्स अ वन टाइप ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसको इंटरेस्ट ना बोलते हो, ट्रू डिस्काउंट बोलते हैं। अब इंटरेस्ट और ट्रू डिस्काउंट में फर्क क्या है? बस सौरभ खैर है, बता इंटरेस्ट और ट्रू डिस्काउंट में फर्क क्या है? देखो बैंक जब आपका अमाउंट, आप जब बैंक का अमाउंट वापरो और बाद में तुमसे बैंक ब्याज ले, अमाउंट ले रिटर्न रिवॉर्ड, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। लेकिन बैंक का पहले ही आप अमाउंट वापरे बिना ही बैंक ने पहले ही तुम्हारा काट दिया अमाउंट, कुछ है ना अमाउंट, तो तब उसको बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट। क्या बोलते हैं?
ये है एक प्रकार इंटरेस्ट थी, लेकिन इंटरेस्ट हम नहीं बोलेंगे क्योंकि इंटरेस्ट कभी भी पैसा वापरने के बाद देते हैं। यहां याद करो, जब चिराग मेरे पास 50 का बिल लेके आया तो मैंने 2000 रुपये पहले ही काट के दे दिए उसको। अब बताओ 48,000 रुपये उसने मेरे वापरे क्या? वापरने के बाद अगर मैं लेता था उससे तो वो इंटरेस्ट, लेकिन पहले ही ले लिया उससे मैंने 2000 रुपये, तो हो गया मेरा, क्या हो गया मेरा? डिस्काउंट। ठीक है, क्लियर? समझा? तो पैसा वापरने के पहले ही अगर यूज कर लिया तो डिस्काउंट, और अगर काट दिया और अगर नहीं काटा बाद में काटा यूज करने के बाद तो इंटरेस्ट बोलते हैं उसको। हाँ, तो अब इसमें से रीबेट ऑन बिल डिस्काउंट माइनस करना। अब रीबेट ऑन बिल डिस्काउंट क्या होता है? सुनो, सब समझ लो, उसके बाद पूछना नहीं। कभी कभार क्या होता है, बैंक के पास ड्रॉई ड्यू डेट के पहले ही आ जाता है। क्या आता है? पहले आता है, वो बोलता है कि मेरे पैसों का बंदोबस्त हो गया है, ले लो। रिटायरमेंट ऑफ बिल याद है आपको? 12th में पढ़ाया था। रिटायरमेंट बिफोर ड्यू डेट, बिल वॉज रिटायर बिफोर ड्यू डेट। तो जैसे एग्जाम्पल, अभी चिराग का 50,000 का बिल मेरे पास था, मैं खुश हो रहा था कि 50,000 आएंगे, दिए तो 48,000 रुपये बैंक को फायदा, बराबर कि नहीं सौरभ? लेकिन क्या हुआ बेट, अब 2 महीने का बिल था, 1 महीने में आ गया घड़ी जय, और बोलता कि पैसे एडजस्ट हो गए, ले लो, मेरे को बिल दो मेरा। मेरे को मालूम पड़ा आपके पास है बिल। अब बताओ, घर ही लक्ष्मी को चुड़ाऊंगा क्या मैं? नहीं। तो मैंने उसको बोला ठीक है दे 50, बोला 50 का को दूंगा, आपने 2000 रुपये ब्याज काटा हुआ है 2 महीने का, तो 1000 रुपये महीना होता है, तो मैं आपको 49,000 रुपीज दे रहा हूँ, 1000 रुपये काट के दूंगा आपको मैं। अब कायदे सही है ये बात, तो 1000 रुपये क्या हो गया? वो जो 1000 रुपये मैंने काट के लिया उसको बोलते हैं रीबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। मैंने 2000 रुपये तेरे से काट के लिए, बराबर है, 2 महीने के तूने बताया होगा उसको, बराबर है। अब जय आया मेरे पास, जय कौन? ड्रॉई। कौन आया? और ड्रॉई ड्यू डेट के पहले ही ऑनर करने आया पैसे, तो उसको कुछ अमाउंट काट के लेनी पड़ेगी ना, कायदा जो है वो कायदा है। तो जो काट के दिया 1000 रुपये उसको बोलते हैं रीबेट ऑन बिल डिस्काउंट। समझा आपको? क्लियर? काट के लिया ना उससे मैंने 40, यानी उसने मेरे को 50 का बिल लिया और 49,000 रुपीज दिए बैंक को, तो 1000 रुपये क्या हुआ? 1000 रुपये क्या हुआ? प्रॉफिट। अबे बैंक का लॉस हुआ ना, क्या हुआ? तो उतना कुल, अभी से लाखों रुपए के बिल बैंकों के ऊपर हो जाते हैं, तो वो बैंक की इनकम हुई, क्या हुई? वो भी इनकम, मेजर इनकम। लेकिन कोई ड्रॉई होता है ना, सिल्लक लोग अलग ही पहले आ जाते हैं, बोलते ये लो, तो हमको फिर उनको कुछ पैसा काट के टंटा तोड़ना पड़ता है। तो वो जो काट के लिया वो हमारा इनकम कम कर रहा कि नहीं कर रहा, इसलिए वो इनकम में से माइनस किया। तो रीबेट जो है, रीबेट ये हमारी इनकम कम करेगा। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान दो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अब क्या हुआ होगा, हमने कंपनी में अदर कंपनी में, एक कंपनी दूसरी कंपनी के डिबेंचर बॉन्ड्स खरीदती है ना, तो वो बैंक के लिए क्या हो गई? इट्स इन्वेस्टमेंट। क्या हो गई वो? तो वो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आता है। क्या आता है वो भी इंटरेस्ट, बैंक की इनकम हुई, क्या हुई? वो भी इनकम। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट या बैलेंस विद आरबीआई। अब ये क्या है सर? सुनो, इसको आता हूं, इसको लास्ट में आता हूं, पहले इंटरेस्ट ऑन लोन पे आता हूं, क्योंकि इसकी लंबी पिक्चर है। ये रेपो रेट वो आपने सिखा ना, उस पे है ये, ठीक है? हाँ बता रहा हूं, देखो इधर सुनो। अब बैंक के कस्टमर जब बैंक से लोन लेते हैं, कहते हैं लोन, तो बैंक से लोन लेते वक्त अब बैंक क्या लोन फ्री में बांटेंगी क्या? तो हर महीने जो इंटरेस्ट लेंगी बैंक वो लोन पे, वो इंटरेस्ट क्या हो गई? वो इनकम हुई, और वो इनकम भी इधर लेना है। एनी इशू? ओके, शायद गलती से हुआ होगा, ठीक है। हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है इट इज ऑल्सो माई इनकम, और ये लोन मेजर इनकम है एक्चुअली। जो कस्टमर को जो लोन देती है बैंक, लोन्स एंड एडवांसेस, उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट भी मेन इनकम है बैंक की, इसलिए वो इंटरेस्ट भी इसमें आएंगे। सारे इंटरेस्ट इधर कंप्यूट करना, बस सिंपल भाषा में। लेकिन इंटरेस्ट देती भी है, पहचानना सीखो। इंटरेस्ट सिर्फ इनकम ही नहीं है, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी है। तो ये मिक्स आएंगे, क्या आएंगे आइटम? तुमको छाटना है अलग अलग, एक आधा इधर उधर हुआ, पूरा गया पिक्चर, नजर हटी दुर्घटना घटी। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट। अब कैश क्रेडिट क्या है? इट्स शॉर्ट टर्म लोन। क्या है ये? कुछ पीरियड के लिए आपको अगर लोन चाहिए होता है तो उसको कैश, शॉर्ट टर्म लोन को कैश क्रेडिट बोलते हैं। हाँ, सीसी बराबर है। तो सीसी जो है, सीसी पे इंटरेस्ट अगर ले रही है तो वो भी इनकम है बैंक की, वो भी इधर आएगा।
इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये ओवरड्राफ्ट किसको मिलता है? ओनली करंट अकाउंट होल्डर को। करंट अकाउंट होल्डर कभी कभार ओवर विड्रॉ करता है, क्या कहता है? उसके अकाउंट में पड़े 1 लाख कस्टमर के, उसने 2 लाख का चेक दे दिया, अब मैं बैंक के पास आया वो चेक, तो मेरा काम क्या है? उसको बाउंस करना, क्या है? अगर मैं बैंक वाला हूं तो। लेकिन मैंने उसको बाउंस नहीं करते, कस्टमर को बोल दिया कि देखो 1 लाख का मैं ओवरड्राफ्ट दे रहा हूं, फटाफट भर दे, ब्याज चालू है, सबसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है बैंक इस पे, शॉर्ट टर्म लोन है, क्या है ये भी? और अनसिक्योर्ड है मेन, तो क्या है? क्योंकि ओवरड्राफ्ट जो देती है कंपनी, उसके लिए कोई एसिड मॉर्गेज रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, शॉर्ट टर्म है ना इसलिए। और दूसरी बात, शॉर्ट टर्म लोन, अनसिक्योर्ड लोन का इंटरेस्ट ज्यादा होता है। क्या होता है? सिक्योर, क्योंकि रिस्क बढ़ा ना, रिस्क ज्यादा बढ़ गया तो ब्याज भी वो बढ़ा देती है। समझा आपको? क्लियर? हाँ। अब एक रहा हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट या बैलेंस विद आरबीआई, ये क्या है सर? सुन लीजिए, देखो ध्यान दो। अब बैंक का मेन काम क्या है? प्राइमरी फंक्शन एक्सेप्टिंग, डिपॉजिटिंग, ग्रांटिंग लोन्स। बैंक के पास आम जनता जब रखने के लिए देती है पैसे, तो तुमको लगता है बैंक को तिजोरी में रखेगी? नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि जब तुम आम जनता, तुम लोग जब बैंकों के पास पैसा रखने के लिए जाते हो, बराबर है, तो वो पैसा बैंक फटाफट ब्याज जाती है, क्योंकि उसको पता है रोलिंग घुमानी है, मेरे को रोलिंग की घुमानी है। अगर सपोज फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने मेरे पास पैसे रखे, तो मैं तुमको ब्याज दूंगा ना, सेविंग पे, एफडी पे, करंट पे नहीं देता लेकिन ब्याज दूंगा ना। तो क्या होगा? अब मैंने तुम्हारे पैसे लिए और मैंने लगाए नहीं, अगर एंगेज नहीं किए कहीं, तो वो बात आ जाए, ऐसा नहीं खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास छोड़ा, यानी मेरे आंख पे आ जाएंगी ना बातें, क्योंकि मैंने तुमसे पैसे लिए तो तुम तो ब्याज मांगोगे ना मुझसे। तो होता क्या है, अगर बैंक देखो कभी भी आना, बैंक के पास कस्टमर जरूरी है। अरे अगर मैं बैंक एक्सेप्ट करेगी डिपॉजिट, एग्जांपल अभी आंचल आई मेरे पास, मेरी बैंक में, बैंक का मैनेजर, और बोलती कि सर मेरे को 5 लाख रुपए एफडी करना है। क्या करना है? कर ले भाई। अब बैंक एफडी के ऊपर सबसे हाईयर इंटरेस्ट देती है। मैंने उसको पूछ लिया आंचल कितने साल के लिए करना है, तो बोलती है 2 साल के लिए। ठीक है। अब अगर मैंने उससे ले लिया 5 लाख रुपए 2 साल के लिए एफडी, तो उसका 7% मिनिमम ब्याज चालू जाएगा। वो मेरे लिए एक्सपेंस है, क्या है मेरे लिए वो, मानते हो कि नहीं? अब मुझे कस्टमर भी ढूंढना पड़ेगा। अरे वो पैसा अगर रोलिंग पे लगाना है, मेरे को कमाना है उस पैसे से, तो मुझे कस्टमर चाहिए ना जो 17% 16% से यही पैसा ले। अरे बैंक का काम क्या है? यहां से लेना, यहां घुमाना, उसी को तो बैंकिंग बोलते, बराबर कि नहीं? अब सपोज मानने के लिए, सपोज मेरे कस्टमर ही नहीं है, अब कस्टमर नहीं है तो क्या मैं पैसे लेना बंद कर दूंगा क्या? नहीं। उसके लिए बैठी है आरबीआई। आरबीआई बोलती है कि तुम पहले आपस में खेलो। आपस में यानी क्या? तुम आम जनता, बैंकों को बोलती है तो आम जनता से ब्याज, आम जनता से डिपॉजिट लो सेविंग अकाउंट पे, एफडी पे, और यही पैसा अपने कस्टमर को, नीडी कस्टमर को लोन पे चढ़ाओ। यहां से 7% में आंचल को दूंगा और यही 17% पे लोन लगा दूंगा, लोन चढ़ा दूंगा, 20 की 10% मेरी कमाई, बराबर कि नहीं? लेकिन अब कस्टमर है ही नहीं, तो क्या बैंक आपका डिपॉजिट रोक देगी? नहीं, बैंक डिपॉजिट नहीं रोकती। तो बैंक करती है, बैंक जैसे ही वो पैसा आया और बैंक देखती है कस्टमर नहीं है क्या, ठीक है, तो वो आरबीआई को भेजती है कि आरबीआई तू ले में से, क्योंकि तू तुम्हारा फादर है। तू कौन है? हमारा फादर ऑफ ऑल बैंक, मदर ऑफ सभी बैंकों को पालता कौन है? आरबीआई पालता है ना। तो आरबीआई, जैसे एग्जांपल आंचल से मैं 7% ब्याज ले रहा हूं, 7% ब्याज दे रहा हूं मैं आंचल को एफडी पे, तो यही आंचल का पैसा अगर कस्टमर नहीं होगा मेरे पास, तो मैं इसको 9% 10% से आरबीआई को दे दूंगा, ये ले, या 8% से। यानी मैं अपना बोझ तो हल्का करूं, क्योंकि अगर मेरे पास पैसे पड़े रहेंगे तो क्या होगा, मेरे ऊपर ब्याज चालू हो गया ना। अब पैसे रखने के अगर मैं ब्याज दूंगा तो फिर तो मैं अपनी दुकान को नुकसान में डालूंगा। मैं बिजनेस कर रहा हूं भाई, बैंकिंग करके कर रहा हूं मैं, और बिजनेस का मेन मोटिव क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे हो? तो जब बैंकों के पास कस्टमर नहीं होते हैं लोन के लिए, तो बैंक यही पैसा आरबीआई को देती है। और आरबीआई को लेती है, आरबीआई फिर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, उनके एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं और वो वहां से कमाते फिर वो। ऐसा पैसे का पैसा हर कोई बनाता है। क्या बनाता है? पैसे का पैसा हर कोई बनाता है। आरबीआई मुझसे 8 या 9% में लेगी और वही आंचल का पैसे से आरबीआई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगी और फिर उससे वो ज्यादा कमाएगी।
और कमा के वो हमको 8% देगी, मैं उसको 7% दूंगा, 1% मेरी कमाई। तो जो बैलेंस मेरा आरबीआई के पास पड़ा है ना, पड़ा है, उस पर जो मुझे ब्याज मिल रहा उसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट या बैलेंस विद आरबीआई। गॉट इट? अब ये इंटरेस्ट मैंने कैसे दिमाग में रखना है, समझा क्या? हाँ, तो मेन इनकम है इंटरेस्ट। अब इसके अलावा ये हेड्स आप दिमाग में को 6-7 ही है, गिन के देखो 6-7 है ना, ये 7 नहीं है, सॉरी 6 ही है, ये दूसरा नहीं है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इंटरेस्ट के पॉइंट दिमाग में रखो। इसके अलावा जो भी अदर इनकम आई वो सब नेक्स्ट हेड में डालना, अदर इनकम में, बस दिमाग में ऐसे रखना है। अब सर ये बस हो गया ना इनकम, अरे बेटा बैंकों की कोटा बढ़ गई है ना, पूछो क्यों? तभी तो सेकेंडरी फंक्शन आए। बैंक प्राइमरी फंक्शन से इंटरेस्ट कमाती है, लेकिन जैसे जैसे बैंक की बुक बढ़ी तो बैंकों ने अपनी सर्विसेज बढ़ाई, और सर्विसेज बढ़ाई तो वहां से भी कमाना शुरू किया ना। तो एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन जो कमाएंगी वो इनकम कहाँ जाए? तो वो इनकम जाएगी शेड्यूल नंबर 4 में। समझा आपको क्लियर? अब ऐसी कौन कौन सी इनकम है देख लेते हैं। पहला है कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। अब सर ये अच्छा एक और बात है, इसका ये एक्सेस आएगा ऐसे, हाँ, यानी ये अमाउंट है जूट फूट की। ये आपको सब हेड्स दिए रहेंगे, सिर्फ तुमको छाटना है एडजस्टमेंट के साथ। हाँ, और फिर सबकी टोटल करके हमको पीएनएल अकाउंट के लिए कहना है प्रोफार्मा में। हार्ड है क्या? चिल्लर है, सब समझना पड़ता बस। पीएनएल अकाउंट सबसे चिल्लर है। हाँ, नीचे अब आओ अदर इनकम। अदर इनकम में क्या आएगा? जो इंटरेस्ट जो कि बाकी जहां से कमा रही बैंक, सब अदर इनकम डालना, सब अदर इनकम में। पहला है कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। अभी सर ये क्या है क्या ये? सुनो, अब याद करो, बैंक अंडर राइटर का भी काम करती है। अंडर राइटर क्या होता है पता? गायत्री सर नहीं पता, हम तो अंकुश बाबा का सत्संग सुनने आए हैं, बराबर कि नहीं? हमको प्रवचन बहुत अच्छा लगता है। अब सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड ईयर पढ़ रहे ना, बता तू बता। चेयर्स तू बता माली। सर सुना ही पहली बार मैंने तो। सुना है? वो 12वीं की यादें, कुछ याद है कुछ बेटा? हाँ सुनो, जो शेयर मार्केट में नहीं बिकते हैं तो कमीशन बेसिस पर ये बैंक अंडरराइटर काम करके अपने क्लाइंट को बिकवा के देते हैं, तो वहां से भी कमाता है। ये हमने एजेंसी सेकेंडरी फंक्शन में पढ़ा था, याद करो। तो बैंक हर शेयर के ऊपर कमीशन लेता है कंपनी से, कहता है अब बताओ बैंक के लिए इनकम हुआ कि एक्सपेंस हुआ ये? तो वो इसको बोलते हैं कमीशन, ब्रोकरेज, एक्सचेंज या ब्रोकरेज। समझा आपको क्लियर? तो जो भी होंगी ये आपको डालना है। फिर लॉकर रेंट। अब आजकल मालूम है आप बड़ी बैंकों में गए हो तो बैंकों में बड़ा तिजोरी वाला रूम होता है। देखूं मैं पिक्चर में है क्या? इधर देखो है क्या लॉकर? लॉकर कहाँ दिख रहा? ये इधर दिख रहा है, ये जान दो, यहाँ नहीं दिख रहा फोटो में। आप गए हो ना बैंकों के अंदर बेटा? गए हो ना? हाँ, तो बैंकों के अंदर आप जब गए हो, याद करो, तो बड़ा तिजोरी वाला रूम होता है। हम बच्चे तो सोचते थे हुए क्या आखिर। तो उस तिजोरी वाले रूम के अंदर, तिजोरी वाले रूम के अंदर छोटे छोटे ड्रॉवर होते हैं, लॉकर क्या होते हैं। और वो लॉकर बैंक तुमको रखने के लिए, अपने प्रीशियस गुड रखने के लिए कस्टमर को देती है, और ये रहता है यूटिलिटी फंक्शन में। कहाँ पे है? अब बैंक वो जो लॉकर फैसिलिटी दे रही सेकेंडरी फंक्शन में आ रहा है जो, तो उसका बदले में अच्छा खासा अमाउंट लेती है, और वो अमाउंट बैंक के लिए इनकम हुई, और उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम लॉकर रेंट या लॉकर रेंट। क्लियर पिक्चर? वो ईयरली होता है, और लॉकर टू लॉकर ये डिफाइन होता है। छोटा लॉकर का चार्जेस अलग होता है, बड़ा अलग। अमीर लोग लेते हैं, हम लोग कहाँ लेंगे? हमारे पास है ही नहीं, भी सही कि नहीं? तो अमीरों के पास बहुत अच्छे खासे पैसे होते हैं, जायदाद होती है, कागज डॉक्यूमेंट होते हैं, सोना होता है। तो प्रीशियस गुड रखने के लिए वो बैंकों के पास जाते हैं, वो बोलते हैं हमारा ये काम करो।
ठीक है, तो वो लॉकर रेंट्स का पैसा लगता है, बैंक के लिए इनकम हुई। ट्रांसफर फी, अब ये क्या है भाई ट्रांसफर फी सर? तो बैंकिंग कंपनी है यानी कंपनी बोलने के बाद इसके भी शेयर होंगे ना कोई ना कोई। अरे कंपनी बोलने के बाद इसके भी शेयर होंगे, जैसे एक्सिस कौन है? एक्सिस बैंक है, सुना है, लेकिन वो बैंकिंग कंपनी बनकर चल रही है, वो इंटरनेशनल बैंक है। आपको पता है एक्सिस इंडिया के अंदर नहीं है सिर्फ। ऐसे तो ना दीपिका पादुकोण को हायर कर रही, ब्रांड एम्बेसडर मालूम है तुमको उसकी? दीपिका, हाँ मालूम है ना? हाँ, तो दीपिका पादुकोण को ने हायर किया है, ऐसी फ्री में आ रहे क्या? करोड़ों रुपए ऐसी बट रहे क्या बेटा? वो पूरे वर्ल्ड वाइड चलती है। तो सुनो, तो होता क्या है, अब बैंकिंग कंपनी है तो कंपनी के अंदर शेयर होल्डर है। अब एक शेयर होल्डर जब दूसरे शेयर होल्डर को शेयर बेचता है फिजिकल फॉर्मेट में, तो कंपनी को उसको कुछ फी देनी पड़ती है। वो फी शेयर होल्डर के लिए तो एक्सपेंस है, लेकिन कंपनी के लिए क्या है? इनकम। तो वो इनकम इसमें आएंगी, उसको बोलते हैं शेयर ट्रांसफर फी या ट्रांसफर फी। जैसे एग्जाम्पल, अभी सपोज मेरी ए बैंक है, ए नाम की बैंक है, मैं बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठा हूँ। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल जयेश के पास हमारे कंपनी के 10 शेयर है, क्या है? अब 10 शेयर वो फिजिकल फॉर्मेट में, फिजिकल फॉर्मेट यानी रीमेड फॉर्म में वो बेचते देगा किसको? प्रतीक को। तो वो ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट भरता है, याद है आपको? ट्रांसफरी इंस्ट्रूमेंट भरता है, अपना ओल्ड सर्टिफिकेट कंपनी के सेक्रेटरी को देगा और बदले में कुछ प्रिस्क्राइब फी भरेगा। वो प्रिस्क्राइब फी जो कंपनी को आ रही है वो इनकम हुई ना, वो इनकम को अपन बोलेंगे शेयर ट्रांसफर फी। फिर नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट बेचा, डिबेंचर बेचे मार्केट में, बॉन्ड बेचे, तो उस पर जो प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट सब वो अमाउंट यहाँ पे आएगी। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बेचना वो मेरी एसेट बेचना होती है, लेकिन उसका जो प्रॉफिट है वो पीएनएल अकाउंट में आएगा, क्योंकि जहां पे एक्सपेंस इनकम जाते हैं वहीं लॉसेस और प्रॉफिट भी जाते हैं। अब उसमें से लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस करना है। क्या करना है? पहले इनर कॉलम में लेना प्रॉफिट, उसमें से लॉसेस कहीं कहीं आपने खाए अगर, तो माइनस करके जो नेट अमाउंट आएगी वो आउटर अमाउंट में जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव। अब एक कंपनी भी दूसरे कंपनी के शेयर लेती है ना, आपने देखा नहीं? सब्सिडरी कंपनी, पेरेंट कंपनी। गूगल का पेरेंट कंपनी कौन है? गूगल का पेरेंट कंपनी कौन है? एबीसी कंपनी। अबे क्या नालायक हो, क्या जी, तुम क्या एग्जाम दोगे? बता विनीत। बेटा मैंने ट्रांसफरिंग मनी नहीं बोला। ओके, आप पूछ रहे हो क्या? हाँ, हो सकता है। अल्फाबेट है ना? हाँ, यस। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सर क्या यहाँ ट्रांसफर फी का मतलब ये नहीं हो सकता है क्या कि जब एक अकाउंट होल्डर दूसरे अकाउंट होल्डर को पैसे भेज रहा है तो बदले में बैंक आपसे कुछ चार्जेस लेती है, आरटीजीएस, एनईएफटी के लेती है ना, तो वो भी आप इसमें गिन सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, चलेगा। हाँ, लेकिन वो बैंक चार्जेस में आएगा, बराबर है, बट स्टिल हम इसको भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एग्जैक्ट मीनिंग में पूछोगे आप तो वो शेयर ट्रांसफर की ही बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर? और बैंक का शेयर होल्डर जो है, जैसे एक्सिस बैंक का कोई शेयर होल्डर होगा, उसको अपने शेयर के बेचने होंगे, तो बैंक वो चार्जेस लेंगी ना आपसे कंपनी, तो वो चार्जेस को बैंक की इनकम हुई, वो इनकम को हम शेयर ट्रांसफर बोलेंगे। ओके, क्लियर पिक्चर? हाँ, नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव। हाँ, अब आप एक कंपनी दूसरे कंपनी की भी शेयर खरीदती है मार्केट में, तो उस कंपनी वो इट्स अ वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या हुई वो? तो इन्वेस्टमेंट पे जो डिविडेंड मिला उसको अपन बोलेंगे डिविडेंड रिसीव। जैसे एग्जांपल अभी हमारी ए बैंक कंपनी है, ए बैंकिंग कंपनी है, ए कंपनी बैंकिंग करी, क्या कर रही है? बैंकिंग। लेकिन हमने एक जेड कंपनी के शेयर लिए, तो जेड कंपनी ने ये साल एंडिंग में अपना डिविडेंड निकल गया, तो हमको भी देंगे ना डिविडेंड, जितना हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो वो डिविडेंड जो हमको मिली वो हमारे लिए क्या हुई? इनकम हुई, लेकिन वो इनकम अदर इनकम में आएंगी। क्या आएंगी? अब सर इंटरेस्ट बताया ना, फिर इधर डिविडेंड क्यों? सुनो, अगर आप कोई अदर कंपनी के ओन कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हो तो डिविडेंड मिलेगा, और अगर बोरोड कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इंटरेस्ट मिलेगा। समझा आपको? क्लियर? नेक्स्ट है बैंक चार्जेस। अब बैंक चार्जेस अकाउंट होल्डर के लिए तो एक्सपेंस है, लेकिन बैंक के लिए क्या है? हम अकाउंटिंग किस कर रहे? बैंक की कर रहे हैं ना,
तो बैंक के हिसाब से ये इनकम हुई। क्या हुई ये? इनकम। समझ में आ रहा है अच्छे से? कोई डाउट नहीं है? ओके सुनो, अब दुनिया भर के तो चार्जेस इतनी, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, एसएमएस चार्जेस, जितनी सर्विस दिया ये चार्जेस, वो चार्जेस, बाउंस चार्जेस। तो ये बैंकों से इससे बैंकों के पास क्या आ रहा? रेवेन्यू आ रहा ना, तो ये रेवेन्यू अपनी इनकम हुई बैंक की, इसलिए इधर आएगा। सन्ड्री इनकम, छोटी मोटी इनकम हुई, 2-3 इनकम हुई, उसको मर्ज करना है तो एक ही नाम बचते हो, सन्ड्री इनकम। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम जॉइंट वेंचर। अगर कोई बैंक कुछ मिलकर अदर बैंक के साथ या अदर कोई कंपनी के साथ कुछ खोल रही है, ओपन कर रही है, क्या कर रही है? ओपन कर रही है, तो उससे जो इनकम आएगी वो इनकम फ्रॉम जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर किसको बोलते हैं? पार्टनरशिप का एक टाइप है ये, टेम्पररी। किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर आप पैसे डालते हो और उससे जो इनकम आती है उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम जॉइंट वेंचर। इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूं, आप देखो जो बैंकिंग कंपनी है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनी जो बैंकिंग कर रही है, वो पिक्चरों में पैसा आ रही है, पिक्चरों में प्रोड्यूसर क्या। आप देखो कभी स्पॉन्स दिखता होगा आपको, पावर्ड बाय। जैसे मैंने एक मूवी देखी थी, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक एक मूवी आई थी, उसमें एक्सिस बैंक का खुलेआम ऐसे जिक्र किया हुआ है, क्योंकि दीपिका थी तब वहां पे उसमें। हाँ, तो ऐसे आप देखोगे जब भी आप जब कोई मूवी देखने जाते हो मूवी, तो शुरुआत में आपको बहुत सारे स्पॉन्सर दिखते हैं, मीडिया पार्टनर या स्पॉन्सर या को प्रोड्यूसर। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो बैंकिंग कर रही है, ये भी पैसे डालती है इसमें, निवेश करती है, इन्वेस्टमेंट, फिर वहां से भी कमाती हो। कोई पिक्चर सक्सेसफुल हो गई तो प्रोड्यूसर को मिलेगा, तो इनको मिलेगा ना, क्योंकि इनका भी पैसा लगा हुआ है ना उसके अंदर, तो वो इनकम आ गई फ्रॉम जॉइंट वेंचर। तो क्या होता है, किसी प्रोड्यूसर के साथ मिलके पैसे लगा के वो पिक्चर बनाते, पिक्चर से कमाते, फिर कमाने के बाद तुम अलग मैं अलग। जॉइंट वेंचर जो ना टेम्पररी पार्टनरशिप होती है एक्चुअली। ये तुमको मैंने पार्टनरशिप के टाइप से पढ़ाई थी, मैंने आपको याद करो, समझा क्या? अरे भाई अभी क्या समझाऊं मैं। आपने कहीं पिक्चर देखने गए हो, मूवी देखने? हाँ, इस एग्जाम्पल अभी देखते हो कि दिस पिक्चर इज प्रोड्यूसर बाय करण जौहर। तो करण जौहर जो पिक्चर बनाता है उसमें पैसा करण जौहर का लगता है, लेकिन पूरा पैसा करण जौहर का नहीं है उसके अंदर। उसमें वो बहुत सारे को प्रोड्यूसर होते हैं, और उसमें अगर गलती से किसी कंपनी जो बैंकिंग कर रही है निवेश कर दिया उसमें पैसा कि हम भी लगा रहे हैं, आओ मिलके पिक्चर बना रहे हैं, तो उससे करण जौहर तो कमाएगा, चल गई तो पिक्चर, ये बैंक भी कमाएंगी ना, क्योंकि उसका भी तो पैसा लगा हुआ है ना। अरे करण मिलेगा ना, तो वो जो इनकम आई वो इनकम को हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो टेम्पररी पार्टनरशिप है। क्या है वो? कब तक है? पिक्चर जब तो बन रही है, पिक्चर चल रही है, एक बार पिक्चर बन गई, रिलीज हो गई, पिक्चर ने कमा लिया, पिक्चर टाकिज से निकल गई, थिएटर से, हाँ थिएटर से, तो फिर हाँ थिएटर बोला ना बेटा, वो मम्मी बोलती इसलिए आदत लग जाती है, होता है ना कभी कभी बड़े लोग बोलते हैं तो फिर इट्स ओके, इट्स एक्सेंट, नथिंग एल्स। हाँ तो फिर हाँ तो फिर वो पिक्चर जैसे ही रिलीज मतलब पिक्चर निकल गई थिएटर से, तुम कौन मैं कौन, अपना अपना हिस्सा लो, तू मेरे को जनता नहीं, आज के बाद मैं देखो जनता नहीं, खत्म विषय। फिर अगला कोई सुनेंगे, उसमें पैसे लगाएंगे, तो ऐसे पैसे लगा लगा कमाते हैं, समझा? नेक्स्ट है रेंट रिसीट। अब कोई बैंकों की जमीनें होती है जो बैंक रेंट पे देती है ना, तो वो रेंट मिलता है बैंकों को, तो उसको भी इनकम आया, तो ये भी इनकम क्या होगी मेरी, क्या हो गई, अदर इनकम में आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एक्चुअली ये एसेट्स आएगा, लैंड इसमें ऊपर गया क्या, हाँ अब लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह वगैरह जो है एक यूनिवर्स ले लो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, आप कोई एसेट बेचोगे उसका प्रॉफिट हुआ, एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट इधर लिखना है बस, आपको कोई भी प्रॉफिट हुआ आपको इधर आएगा, क्लियर पिक्चर? उसमें से लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट माइनस करना, यानी इसको पहले इंदर मिलाना, माइनस करना इसमें से, और फिर जो आएगा वो नेट प्रॉफिट आएगा इधर, यानी काट के प्रॉफिट कितना आया हमने। तो आप जब एसेट बेचती है, बैंक अपना एसेट बेचती है, खरीदती है, तो उसमें प्रॉफिट लॉस आता रहता है, तो जो भी आया वो इधर आएगा, क्लियर पिक्चर? और मिसलेनियस इनकम, इसके अलावा भी कोई अगर अदर इनकम होंगी तो वो मिसलेनियस में आएगा, और ऐसे करके फिर टोटल इनकम करके आपको शेड्यूल नंबर 14 खत्म करना है। ये था 2 इनकम्स नोटा आने के सोर्सेस। अब एक्सपेंस और लॉसेस देखते हैं, तो शेड्यूल नंबर 15। अब बताओ अगर बैंक का मेजर इनकम इंटरेस्ट है तो मेजर एक्सपेंस कौन सा है? इंटरेस्ट। लाखों करोड़ों में लमसम में
बैंक इंटरेस्ट बांटती भी है और बैंक को इंटरेस्ट मिलता भी है। अब इंटरेस्ट कहां कहां से मिलता है और देख लिया, अब इंटरेस्ट कहां कहां दे रही है बैंक, वो अपने को देखना है। पहला, ये सबका अलग अलग प्रोफार्म बनेगा। हाँ, ये पीएनएल अकाउंट में, अभी पीएनएल अकाउंट बना नहीं है, ये सब शेड्यूल बना रहे हैं। हाँ, दिखाऊं मैं प्रोफार्मा कैसे आएगा। ये देखो, ये रहा नीचे, ये पीएनएल अकाउंट बनता है ऐसा। हाँ, ये पीएनएल नहीं, एक दो तो नहीं, यहाँ पे सबकी टोटल आएंगी बस। जो हम शेड्यूल की टोटल कर रहे हैं ना, वो इधर आएंगी। जैसे इंटरेस्ट अर्न से जो इनकम आई, हेलो, वो इधर शेड्यूल लिख के उसकी टोटल यहाँ ले लेंगे बस, ऐसे। यानी ये तो एक पेज का बनेगा, लेकिन इसके पीछे मगजमारी है, वो मगजमारी बड़ी है शेड्यूल ये। ठीक है बच्चे लोग, अब देखते हैं शेड्यूल नंबर 15, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड यानी पेड, इंटरेस्ट पेड बोलते हैं इसको। एक्सपेंडेड कहाँ लिखा है नाम, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है वो, इंटरेस्ट पेड लिखूं क्या, चलेगा क्या शॉर्टली? ये क्या कंपनियां ले रही नाम, इसमें भी नाम क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है। ठीक है, पेड करना। चलो अब देखते हैं कंपनियां ब्याज कहाँ बांट रही है। तो जितने भी अकाउंट होल्डर बनाते हैं सबको ब्याज बांटते ना, करंट को छोड़ के। तो वो करंट अकाउंट को छोड़ के बाकी जो सेविंग अकाउंट, एफडी अकाउंट जो करते हैं, वो बैंक के जो कस्टमर बैंकों को पैसे रख रही है तो उनको ब्याज देंगे नहीं क्या? हाँ, तो करंट अकाउंट पे नहीं मिलता है, कभी कभार बैंक नहीं देती है, लेकिन ओकेशनली देती होंगी बट रेयरली होता है बहुत। करंट अकाउंट पे कहाँ मिलता है? ये पिक्चर में मतलब बुक के लिए सही है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं मिलता। वो थ्योरेटिकल लाइफ के लिए सही है बट इसमें नहीं मिलता। हाँ, देखो उल्टा करंट अकाउंट का मेंटेनेंस चार्ज लेती है वो, क्योंकि कैसे इंटरेस्ट, वो तो रेगुलर रिकरिंग अकाउंट है ना यार, वो आ रहे जा रहे पैसे रोज के, तो उसमें कहाँ से वो बैंक पैसा बांटेगी वापस उनका पैसा। तो बैंक करंट अकाउंट का पैसा लोन पे चलाती नहीं है, क्योंकि बैंक को पता है कि ये करंट अकाउंट कभी भी इसको लगता है पैसे। समझा क्या आपको क्लियर? तो वो पैसा वो चढ़ाएंगे नहीं लोन पे, तो उसको इंटरेस्ट इनकम देंगे, तो इनकम देंगे तो वो एक्सपेंस क्यों पे करेगी। हाँ पहला है इंटरेस्ट ऑन एफडी। अब जो कस्टमर एफडी में पैसे लगाते हैं, जैसे तुम लोग हमारे बैंक कस्टमर हो, अब तुम लोग एफडी करोगे हमारे पास, तो तुमको ब्याज देना पड़ेगा ना, तो वो हमारा एक्सपेंस हुआ। क्या वो हमारा वो एक्सपेंस। फिर इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, सेविंग पे कम मिलता है, अभी अलग अलग अकाउंट पे अलग ब्याज मिलता है, बस वो दिखाना है अपने को। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट नहीं मिलता है इस पे। हाँ, इंटरेस्ट ऑन आरबीआई बोरोइंग, ये क्या है भाई? जिस तरीके से सरप्लस पैसा बैंकों के पास पड़ा है अगर, तो बैंक आरबीआई को भेजती है, लेकिन अगर बैंकों के पास डिपॉजिटर कम है और कस्टमर बढ़ गए, यानी लेने वाले बढ़ गए और देने वाले कम है, तो बैंकों के पास पैसा कहां से आया? कि आपने आप बनाएंगे कि बैंक पैसा? ये जादू की छड़ी है कि आ जाओ। तो बैंक आरबीआई है ना हमारा पापा, मदर ऑफ ऑल बैंक, फादर ऑफ सेंट्रल बैंक। तो सारे कमर्शियल बैंक का पापा मम्मी कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई से अपन लोन लेंगे। अब लोन लेंगे तो आरबीआई क्या बोलेंगी? ब्याज लगता, तो अपने को ब्याज उनको पे करना है, तो वो इंटरेस्ट जो पे करेंगे बोरोइंग पे, उसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन आरबीआई लोन या आरबीआई बोरोइंग फंड्स। हाँ, एक प्रकार रेपो रेट है। ठीक है, समझा आपको क्लियर? और अदर कोई और इंटरेस्ट रहेगा, अदर इंटरेस्ट दिख जाएंगे आपको, तो वो भी इसमें डाल देना, कवर करने के लिए लिख दिया मैंने। अदर इंटरेस्ट पेड लिख दो वहां पे, अदर इंटरेस्ट पेड। ठीक है, वो आपको कोई अदर और इंटरेस्ट अगर बैंकों को देना पड़ रहा होगा, देना, ये देने वाले आइटम है। हाँ, लेने वाले हो गए खत्म, अब देना भी है, इनकम हो गई, अब एक्सपेंसेस कर रहे हैं। हाँ ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब इसके अलावा फिर आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब बैंकों को सिर्फ एक्सपेंस यही लगता है ना। अब जब बैंक बैंकिंग एक्टिविटी करती है, क्या करती है? बैंक कौन है? एक ऑर्गेनाइजेशन, बैंकिंग एक्टिविटी है। तो बैंकों को चलाने के लिए खर्चा आता ना, जैसे अभी क्लास चल रही, तो क्लास को चलाने के लिए खर्चा नहीं आता क्या?
वैसे बैंकों के अंदर देखो आप मस्त एसीओ में बैठते तुम लोग जाते तो है ना, वो एम्प्लॉय तो एसीओ के बिल नहीं आते क्या, रिपेयरिंग ये वो दुनिया भर के तो खर्चे है भैया बैंकों के भी। अरे सर्विस सेक्टर के खर्चे दिखते नहीं, बस व्यापारी खर्चे दिखते हैं, गुड्स से डील करने वाले खर्चे दिखते हैं, हमारे दिखते नहीं। इसलिए हमको इनकम भी देती नहीं तुम लोग जल्दी। प्रोफेशन ये एड्स टू ट्रेड वालों बेचारों को तुमको खर्चे दिखते नहीं है, लेकिन खर्चे बहुत होते हैं। आज बैंक के पास जाते हो, देख रहे नहीं 4-4 टनों की एसी चल रही है, आने की इच्छा होती गर्मियों से, बताओ। बैंक में एक बार टिका यहाँ बैठ के तो निकलने की इच्छा ही नहीं होती, अगर टाइम रहा तो, जो रिकामे लोग रहते हो। आप देखो बैंकों में रिकामे लोग जाके बैठ जाते हैं, हम जैसे लोग नहीं बैठ पाते लेकिन बैठ जाते हैं। पहले मैं जब एक रिकामा तो बैठता था मैं भी 1-1 घंटा मोबाइल चलाते हुए। हाँ अभी नहीं है ना बेटा, अभी टाइम कहाँ मिल रहा, हकाल वकाल तो नहीं गए, वो गालेंगे पैसे दे रहे भाई, कस्टमर है मुझके। हाँ इधर आओ बच्चा लोग सुनो, तो जब बैंक बैंकिंग एक्टिविटी परफॉर्म करती है उसको चलाने के लिए बहुत सारा खर्चा आता है, वो खर्चे को अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, वो बनेंगे शेड्यूल नंबर 16 में। अब दिमाग में कैसे रखना है, इंटरेस्ट छोड़ के बैंक कोई भी एक्सपेंस पे कर रही है कोई भी, वो सब डाल देना ऑपरेटिंग में, सिंपल बस। समझा क्या आपको, यानी पीएनएल अकाउंट तो बहुत चिल्लर है फिर दिमाग में रखने के लिए। शुरुआत में एग्जाम पर जब पीएनएल अकाउंट बनाओगे ना तो उसमें बहुत इजी आएगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे नवीन वैसे वैसे वैरायटी बढ़ती जाएगी। और मैं आपको बता दिया हूँ, बोलो क्या, या आ गया फाइनल अकाउंट तो इंश्योरेंस कंपनी का कॉम्प्लीमेंट्री में आता, क्योंकि उसमें भी शेड्यूल बनाना है, सेम शेड्यूल। सब फर्क इतना है कि इंश्योरेंस में मेजर इनकम कौन सी बताओ, प्रीमियम, और मेजर एक्सपेंस होना है कंपनसेशन, क्लेम। तो बस वहां पे भी शेड्यूल प्रीमियम का अलग बनेगा, ये अलग, ऐसा समझा ना। हाँ इजी है। चलो अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बोलेंगे, बैंकों को बैंकिंग एक्टिविटी परफॉर्म करने के दौरान एम्प्लॉय की सैलरी वैलिडी जो भी देना है, बैंक के चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह वगैरह, इन शॉर्ट बैंकिंग एक्टिविटी परफॉर्म करने के दौरान जो भी खर्चा आ रहा वो सारे खर्चों को अपन बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या बोलोगे बच्चे लोग, ये हाँ। अब कौन कौन से देखते हैं, पेमेंट एंड प्रोविजन ऑफ फॉर एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय को भी प्रोविजन कर रहे हो उसका सैलरी वगैरह वगैरह, वो सब इसमें आएगा। कोई रेंट पे कर रहे हो, अगर बैंक की खुद की जमीन नहीं है रेंट पे लिया है तो हर महीने ब्याज, हर महीने रेंट लागू है ना, तो साल का रेंट कंप्यूट करो, यहाँ लिख देना। टैक्सेस दुनिया भर के लगते हैं, लाइटनिंग बोले तो बिजली बिल, वो भी खर्चे लगता है इधर। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अब सर्विस सेक्टर वालों को प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वर्क ज्यादा लगता है, ठीक है, और क्योंकि ये लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको तो लीगल वर्क को प्रिंटिंग के खर्चे वैसे भी ज्यादा आते हैं। हाँ एडवर्टाइजमेंट, अब देखो आए दिन बैंक भी ऐड कर रही है, करती है ना। अब एसबीआई के देखो आप कभी ऐड दिखती है आपको टीवी पे, तो क्या प्रीमियम है क्या, खर्चे आते हैं ना भैया। वो दीपिका पादुकोण एक्सिस की बैंक ब्रांड एम्बेसडर है, तो क्या प्रीमियम कर रही क्या, उसको करोड़ रुपए लेती ना, बराबर की नहीं। तो ये ऐड खर्चा हो गया ना। अब बैंकिंग एक्टिविटी करने के दौरान ये खर्चा जो आता है ऐड का, वो भी क्या हो गया मेरा, एंड पब्लिसिटी। अब पब्लिसिटी करने के लिए पैसा कैसे लगता है, उसका एग्जांपल दूं तो अमेज़न। आप देखो अमेज़न दिवाली धमाका पे आपको हर दिन कोई तो भी बैंक लेकर 15% ऑफ क्रेडिट कार्ड पे, डेबिट कार्ड पे आपको देता है। तो आपको क्या लगता है, वो अमेज़न वाला तुम्हारा दीवाना है या वो अपना प्रॉफिट छोड़ेगा? बेटा ऐसे नहीं होता, वो बैंक से टाइप करता कि मैं तुम्हारे कस्टमर बढ़ा के दे रहा हूँ। क्या होता है देखो, वो क्या करता है, बैंकों के पास जाता, वो बोलता देख तुम एक काम करो, मैं थोड़ी प्राइसिंग बढ़ा रहा हूँ लेकिन थोड़ा ऑफ कर रहा हूँ, वो थोड़ा ऑफ आप बेयर करोगे क्या? वो बैंकों को बोलता है कि हम तुम्हारे कार्ड पे 15% ऑफ 10% ऑफ कर रहे हैं, लेकिन 15% ऑफ नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, उस टाइम पे वो प्राइस थोड़ा बढ़ा देता है, वो 5-6% ऑफ करता है, नो डाउट 5-6% अपनी मार्जिन छोड़ता है, लेकिन वो बैंकों से लेता है और बैंक उसको पे क्यों करती है? क्योंकि इससे एक प्रकार की पब्लिसिटी है। क्या है, अरे कस्टमर कौन बोलते ना, अब देखो आप बोलते नहीं क्या, अरे तेरे पास एसबीआई का अकाउंट कार्ड है क्या, तेरे पास एक्सिस का कार्ड है क्या, अरे अपने को ना अभी एक्सिस का कार्ड खोलना ही पड़ता है, एचडीएफसी का कार्ड बनाना ही पड़ता है, चल अकाउंट खोल जाते, इसमें बहुत सारी स्कीम आ रहे हैं, ऐसा आ रहा है वैसा आ रहा है। आप देखो फ्यूल भर जाते हो तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड पे, डेबिट कार्ड पे डिस्काउंट देती है 200 रुपये 300 रुपये का। तो ये सब जो है पब्लिसिटी के जो लग रहे हैं उसको फ्री में नहीं आता है, पैसे लगते हैं भाई। क्या लगता है उसका? तो वो पैसे को बोलते हैं, वो एक्सपेंस को बोलेंगे पब्लिसिटी एक्सपेंस। ये पिक्चर नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टी।
ऑल एसेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो इधर लगाना, हाँ, वो भी अपना एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस। क्या बोलते हैं इसको हम? डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस है मेरा। डायरेक्टर फीस, अब डायरेक्टर आते हैं मीटिंग करने, अब कंपनी है ना ये, अरे कंपनी बैंकिंग कर रहे हो ना आप, तो डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग, जब बोर्ड एंड डायरेक्टर आएंगे मीटिंग के अंदर, तो उनकी सैलरी, उनके अलाउंसेस, मालूम है अलाउंसेस क्या होते हैं? उनके आने जाने के फ्लाइट के खर्चे वर्चे, रहने के खर्चे, सब कंपनी बेयर करती है। समझा आपको क्लियर? तो वो पैसे भी आपको भरने हैं, तो ये बैंक का एक्सपेंस है ये भी एक प्रकार से। ऑडिटर फीस, अब ऑडिटर जब ऑडिट करेगा, तो ऑडिटर जब आता है ना बैंकों का, तो एक एक एसेट वो चेक करता है, ऑडिट करता है, डिटेल चेकिंग करता है, और वो पैसा लेता है। कहता है पैसा छोड़ो, वो अपनी टीम लाता है भरपूर, और टीम लाके वो होटल का खर्चा वर्चा सब हमसे लेता है। सीए बनोगे क्या गलती से तुम लोग? हाँ, तो फिर ऑडिट करने का मौका मिलता है बैंकों में, तो बैंक जब जाओगे तो आपको अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है, क्योंकि आप वॉचडॉग हो। कौन हो? वॉचडॉग। अरे ऑडिटर को वॉचडॉग बोला गया है ना, ठीक है। अब ये सर का काम है, मेरा काम नहीं। ऑडिट तुमको पढ़ाया ना सर ने, और बैंकिंग कंपनी का पढ़ा भी तुमने अच्छा खासा। वो 8 मार्क का क्वेश्चन आया था, है ना, इंश्योरेंस कंपनी और बैंकिंग कंपनी का तुमको आया था ना 8 मार्क का। तुम येड़ा बन के पेड़ा खाते हो, बोलेगा कोई नहीं सर पढ़ा चुके सर आगे बढ़ो, नहीं सुनेंगे सब। ये तो अच्छा है कि हम भी बीकॉम पढ़ के आए ऊपर, है ना, सही कि नहीं? अगर डायरेक्ट से अकाउंट पढ़ के आते तो कहां से था हमको भी। नेक्स्ट, लीगल चार्जेस। अब देखो बैंक को क्या होता है, बैंक अपने वकील पाल के रखती है। पूछो क्यों? अरे आए दिन कस्टमर लोन डुबा देना हमारे, तो बैंक को लीगल एक्शन लेने के लिए चार्जेस लगते। क्या लगते हैं? चार्जेस। तो वो चार्जेस जो है इधर आएंगे खर्चा। क्लियर पिक्चर? अरे बैंक वकीलों को पैसे देने पड़ेंगे नहीं क्या? अब आप देखो आए दिन जो बैंक समय पर ब्याज नहीं दे रहा, जो लोन रिडीम नहीं कर रहा कस्टमर, तो उनको बैंक नोटिस भेजती है। क्या भेजती है? तो नोटिस के लिए पैसे लगते हैं भैया, फ्री में नहीं बनती नोटिस के लिए। तो वो जो भी लीगल के चार्जेस है वो अपने को लगते हैं। और मैं बता दूं, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो बैंक होते हैं ना, जो बैंकिंग कंपनियां चला रही ना, वो अपने वकील साल भर पाल के रखती है। तो उनको पता है कि रोज कोई ना कोई मैटर आना ही है, तो रोज सच्चा क्या करेंगे, वो सैलरी देती है वकीलों को। क्लियर पिक्चर? बट जो भी लीगल चार्जेस आएंगे, लॉ चार्जेस, वो अपने को पे करना है, वो भी बैंक का खर्चा है। पोस्टेज। अब देखो आए दिन बैंक आपको कभी डेबिट कार्ड भेजती है घर पे, कभी नोटिस भेजती है, कभी चेक बाउंस हुआ तो बेचारा वो भी भेज देती है। लो तुम नहीं आ पाए ना, हम भेजते। तो क्या फ्री में पोस्ट ऑफिस वाला आता क्या? रजिस्टर पोस्ट से भेजते हैं। एक तो क्या भेजती है, और रजिस्टर पोस्ट सबसे ऊंची पोस्ट होती है, पता है ना, महंगी पोस्ट। अरे मालूम है ना? तो डेबिट कार्ड कभी देखो कौन से पोस्ट से आती है? अरे डेबिट कार्ड कौन से पोस्ट ऑफिस से आती है? रजिस्टर पोस्ट से आती है ना, याद है कुछ तुमको? हाँ, तो वो डेबिट रजिस्टर पोस्ट किसको बोलते हैं मालूम है क्या? दो, एक तो वो जिसका नाम है उसको ही हाथ में दिया जाता है, और दूसरा उसका डाटा मेंटेन होता है। बाकी पोस्ट का डाटा मेंटेन डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ, इसका आपसे साइन लेते बकायदा। हाँ, तो पक्के में सबसे पक्का लीगल वर्क होता है रजिस्टर पोस्ट होता है, लेकिन वो सबसे महंगा पोस्ट है। क्या है वो? हाँ, टेलीफोन, टेलीग्राम बंद हो गया आजकल। टेलीफोन एक्सपेंस, देखो बैंकों के अंदर बैंक का अपना टेलीफोन नंबर होता है, टेलीफोन, तो वो भी मंथली चार्ज लगते हैं ना उसके भी, तो वो भी अपना खर्चा है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, आज ये खराब हो गया, आज कंप्यूटर खराब हो गया, आज ये खराब हो गया, आज एसी खराब हो गई, तो आए दिन बैंकों को चलाने के लिए अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस लगते हैं। हाँ बोल, क्या इशू है? हाँ क्या हुआ बेटा? ये अदर इंटरेस्ट पेड है, यानी कोई इंटरेस्ट रहा तो इधर आएगा। वो लिख के दिया ना, पूरा कवर करके दिया ना। अच्छा अभी सुन लिया? ठीक है बेटा, लिख के दिया ना बेटा। चलो ओके, कोई इशू नहीं है। तो आज देखो बैंक चलाते वक्त कभी एसी खराब हो गई, कंप्यूटर खराब हो गई कभी, तो आए दिन ये रिपेयरिंग के खर्चे चालू रहते ना, तो वो खर्चे अपने को यहाँ लेते हैं। और इन शॉर्ट सिंपल बताऊँ क्या, बैंक को बैंकिंग परफॉर्म करने के दौरान जो भी खर्चा आया वो सब खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंस डालने हैं, बस सिंपल भाषा में। फिर इंश्योरेंस। अब बैंकों का भी इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है? कल को चोरी वोरी हो गया पैसे, तो कोई डाकू वाकू आ गया और बोलता निकाल, आपने देखे हुए ना बैंक रॉबरी पिक्चरों में, तुमको लगता है बैंक ऐसी चलती? बेटा बैंक जितना भी पैसा रखती है या प्रॉपर्टी रखती है ना, सबका इंश्योरेंस किया हुआ होता है। लेके जा इंश्योरेंस कंपनियां खुद ही हमारा करेंगी,
समझा आपको क्लियर? तो इंश्योरेंस प्रीमियम अगर बैंक को होता है तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम भी अपना खर्चा है, हर साल देना पड़ता है, और वो खर्चा भी अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस में गिना जाएगा। इसके अलावा और भी कोई खर्चा आया बैंक को परफॉर्म करने के दौरान एक्टिविटी, तो वो भी इसमें आएगा। और इन सब की टोटलिंग करके आप ये शेड्यूल कंप्लीट करेंगे। पिक्चर खत्म नहीं हुई रे, बंद मत कर। हाँ मेरा सेशन लंबा हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है मेरे को। हाँ अब क्या होगा बच्चा लोग, अब ये सब शेड्यूल की टोटलिंग करके आप लेके आओगे पीएनएल अकाउंट का प्रोफार्मा। और प्रोफार्मा कैसे बनता है, ये सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, यहाँ पे शेड्यूल नंबर डालने पड़ेंगे पूरे, और यहाँ पे अमाउंट साल भर की। अभी अमाउंट तुमको टोटलिंग करके आनी है पहले शेड्यूल से, वो यहाँ पे बस लिखनी है। अब शेड्यूल नंबर पहले इनकम डालना, इनकम ऐसे लिखना, फिर इनकम में दो ही इनकम है, शेड्यूल नंबर 13 एंड 14। तो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अर्न ये लिखा हुआ है अपने शेड्यूल नंबर 13 में, देखो नाम दिया हुआ है, वो लेके आना 13 लिख के उसकी अमाउंट लेना टोटल की, ये यहाँ से जो अपन ने टोटलिंग किया, ये टोटल लेके आना, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अर्न कर दो उसको। हाँ ठीक है बच्चा लोग, ये शेड्यूल का नाम क्या है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अर्न। हाँ और डाल देना अंदर। फिर अदर इनकम जो आएंगी उसकी शेड्यूल नंबर 14 से लेना, उसकी टोटल यहाँ डाल देना। फिर ऐसे करके टोटल इनकम आएगा, क्या आएगा ये इनकम। हाँ बस टोटल लिखते चल जाएगा। फिर एक्सपेंस नीचे लिखना। पहले क्या होता था, प्रॉफिट लॉस जो पहले वाला बनता था प्रोफार्मा, उसमें डेबिट साइड और क्रेडिट अलग होती थी। इनकम आती थी क्रेडिट में और एक्सपेंस तो डेबिट में। यहाँ नो डेबिट साइड नो क्रेडिट साइड, स्टेटमेंट फॉर्मेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम। हाँ एक्सपेंस नीचे आएंगे। अब एक्सपेंडिचर दो शेड्यूल है, कौन कौन से, शेड्यूल नंबर 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, जो अपन ने ब्याज भरे पूरे बैंकों ने, उसकी टोटलिंग यहाँ करना। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस अभी देखिए अपन ने दुनिया भर के बैंक को चलाने के लिए, ये शेड्यूल नंबर 16 से उसकी टोटल करना, और फिर यहाँ चुपका देना उसको, ठीक है। और फिर ऐसे करके टोटल एक्सपेंस करना। फिर टोटल एक्सपेंस में इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस किया तो क्या मिलता बच्चा लोग, प्रॉफिट। क्या मिलता बोलो, अरे बोलो क्या मिलता, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट यहाँ पे दो आते हैं, सुनो बच्चा लोग इधर। कभी कभी आपको प्रीवियस ईयर का भी प्रॉफिट आता है, क्या आता है, प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट इसके बाद नीचे लिखना है ऐसे। और फिर टोटल प्रॉफिट कंप्यूट करके फिर कुछ एक्सपेंसेस प्रोविजन करना, पर्सनल एक्सपेंसेस, अप्रोप्रिएशन की जो प्रोविजन थी ना वो करनी है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करोगे, ट्रांसफर, ये अप्रोप्रिएशन बनाते थे ना अपन, याद है, ये नेट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट में से ये इसकी टोटल करके ये एक्सपेंसेस माइनस करना। ये पर्सनल एक्सपेंस है, क्या ये, हाँ पर्सनल एक्सपेंस को बोलते हैं, बोलो जो बैंक, जो कंपनी मालक को देगी, क्या देगी, उसके हक का। और मालक को यानी अब कंपनी के अंदर मालक कौन है, शेयर होल्डर कौन है, तो शेयर होल्डर के लिए जो भी प्रोविजन होंगे वो सब पर्सनल एक्सपेंस होंगे। तो ये पर्सनल एक्सपेंस नीचे कटते हैं, ये प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस कटेंगे, फिर जो बचा वो नेट प्रॉफिट आएगा। समझा गया आपको, क्लियर, समझा गया। अब उसमें सबसे पहली प्रोविजन चाहे रहे चाहे नहीं रहे, ये आपको सर ने पढ़ाया होगा ऑडिट में, करंट ईयर का प्रॉफिट का 25% हमको ट्रांसफर करना है स्टैट्यूटरी रिजर्व में। सेम प्रोविजन हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी किया हुआ, याद करो। अब ये किसका करोगे, टोटल प्रॉफिट का नहीं बच्चा लोग, टोटल प्रॉफिट का नहीं। ए देखते हैं क्या को रिकाम हिंदी कर रहा, क्या बच्चे नहीं हरकत कर रहे हैं, हाँ जान दे। तो जो भी करंट का प्रॉफिट है, करंट का प्रॉफिट, उसमें से ये 25% करना। और इफ अगर लॉस आया तो नो नीड टू प्रोविजन ट्रांसफर। यानी क्या हुआ, बैंकिंग कंपनी को कम से कम 25% प्रॉफिट का हर साल रिजर्व रखना है। पूछो क्यों, क्यों, पूछो क्यों, क्योंकि आरबीआई बोलती है। अब आरबीआई से बोलेंगे तो क्या ऐसे चलेगा कि कुछ उसका पर्पस होगा ना, होगा क्या है, सुनो। क्योंकि बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कौन है, तो बैंक के पास लिक्विडिटी होना जरूरी है। ये तो बैंक करप्ट कभी हो सकती ना, तो सिक्योरिटी क्या, इसलिए बैंक पूरा पैसा एक तो डिविडेंड के तौर पर नहीं बांट सकती शेयरहोल्डर्स को,
उसको 25% अपनी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी कि एटलीस्ट कल को कुछ अनसर्टेनिटी हैपन हो गई तो बैंक के पास सर्वाइव करने के लिए और बैंक के जो लोन्स रिडीम करने हैं उसके लिए पैसा होना। इसलिए हर साल प्रॉफिट में से 25% वो ट्रांसफर करेगी स्टैट्यूटरी रिजर्व। अब तुम्हारे बुक में 20% दिया हुआ है तो कोई ट्यूशन क्लास में 20 कहा देखो 25, लेकिन लीगल तौर पे मैंने जितना ऑब्जर्व किया है 25 होता है वो, ठीक है, एज पर माई एक्सपीरियंस 25 करना। समझा आपको क्लियर? तो ये 25% हर साल नेट प्रॉफिट में से रिजर्व करना है। क्या करना है? स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व का मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी रिजर्व यानी जनरल रिजर्व, सब इसका नाम रिजर्व फंड यानी रिटेन फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी। तो क्यों करते हैं बताओ? अच्छा, इसका नाम स्टैट्यूटरी रिजर्व क्यों पड़ा? क्योंकि ये कंपल्सरी हो गया, जो चीजें लॉ में ली जाती है लॉ में से, उस रिजर्व को हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी। जब भी हम कोई चीजें लॉ में से लेते हैं, कहते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज होता है स्टैट्यूटरी। समझा बच्चा लोग? डन? गॉट इट? ओके। अब उसके बाद अगर कोई ट्रांसफर बोला है गवर्नमेंट को देने के लिए, कुछ फंड्स ट्रांसफर करने के लिए है, तो ये बाकी ट्रांसफर जो है वो अगर रहा तो करना है। अब कल इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ एक प्रोविजन मैंने कंपल्सरी करनी है, कौन सी वाली? बाकी अगर रही प्रोविजंस तो करनी है। अब सबका मतलब क्या है मैं कल आपको डिस्कस करके फिर कल पहला एग्जाम्पल शुरू करेंगे, ठीक है? इसी के साथ मेरा आज का सेशन कंसेप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना कंप्लीट होता है। सिर्फ पर्सनल एक्सपेंसेस थोड़े बाकी है, कल डिस्कस कर लेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।